आज अपन बात करेंगे आपके सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो जो अपना चल रहा था तीसरा पार्ट, उसके बारे में ही बात करेंगे। जो अगला भाग है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जो प्रमुख किसान आंदोलन है उसके बारे में, और किसान आंदोलन का कारण क्या था वो भी पढ़ेंगे। तो देखो, जब इस समय की बात करें तब क्या हुआ था, अंग्रेज क्या करने लगे थे, ब्रिटिश जो यहाँ पर आए हुए थे वो किसानों पर अत्याचार अधिक करने लगे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से तंग आकर जो किसानों ने क्या कर दिया था, जो आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। तो देखते हैं किसान आंदोलन क्या था। 19वीं शताब्दी तक किसान इस स्थिति में आ गए कि वे अंग्रेजी शासन, स्थानीय शोषणकारियों तथा पूंजीपतियों से निपटकर सामंतवादी संबंधों को तोड़ना चाहते थे। यानी जो अंग्रेजों का शासन था वो उसके ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे जो स्थानीय शासन था उससे, और जो वहाँ के पूंजीपति थे यानी जो कर्ज वगैरह दिया करते थे, तो उन लोगों से वो क्या कर रहे थे, उनसे आज़ाद होना चाहते थे, ऐसे संबंधों को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो देखिए, बात करें इसके कारण की, तो देखो किसान आंदोलन का क्या कारण था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अंग्रेजी सरकार की जो प्रशासन भू कर नीति, यानी अंग्रेजी जो सरकार की थी प्रशासनिक भू कर नीति यानी भूमि कर नीति, जहां पर वो खेती करते थे वहां पर भी उनसे क्या लिया जाता था, किसानों से कर लिया जाता था, यानी टैक्स लिया जाता था। बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ना, यानी बार बार लंबे समय तक अकाल भी पड़ता जा रहा था। तो एक तो वो उससे भूमि कर लेते थे, फिर क्या हुआ, अकाल पड़ने से फसल अच्छी नहीं होती थी, फिर भी क्या होता था, वहां पर उनसे कर लिया जाता था। किसानों से जमींदार यानी जमींदार जो लोग थे, सामंतों द्वारा अधिक कर वसूला जाता था। सामंत यानी जो पैसे उधार देते हैं, ब्याज पर पैसे देते हैं, फिर वो वापस क्या है, अधिक कर वसूलते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे, और जमींदार भी उनसे क्या करने लगे, अधिक कर वसूलने लगे। फिर व्यापारियों साहूकारों द्वारा चुगल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार किए जाते थे। जो व्यापारी और साहूकार लोग थे वो क्या कर रहे थे, यानी ब्लैंक कागज पर आप उसके झूठे ही हस्ताक्षर करवा लेते थे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो क्या कर देते थे, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते थे, उनको लालच देकर उनसे हस्ताक्षर कर लिए जाते थे, फिर उनकी जमीनों को हड़प लिया जाता था। ठीक है, तो ये कारण थे, मेन 4 कारण थे जो किसान आंदोलन के कारण बने थे। पहला क्या था, एक तो प्रशासनिक भू कर नीति, दूसरा क्या था, लंबे समय तक अकाल पड़ना, तीसरा क्या है, अधिक कर वसूलना, जो जमींदार और सामंत का अधिक कर वसूलना, और चौथे क्या है, झूठे दस्तावेज यानी फंसाकर उनके दस्तावेज करवाना। ये था प्रमुख किसान आंदोलन के कारण। इसके बाद देखते हैं अपन जो किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख किसान आंदोलन थे। बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन अपन उसकी बात करेंगे जो प्रमुख किसान आंदोलन है। ठीक है, सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहला है जो किसान आंदोलन, बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। यानी बंगाल में क्या थे, जो नील उगाते थे उन किसानों ने क्या कर दिया, जो अंग्रेजों की नीति थी उनके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 19वीं शताब्दी में कंपनी ने कुछ अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने किसानों को ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य कर दिया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। यानी देखो, ये क्या था, जो कंपनी से यानी ब्रिटिश कंपनी थी उससे क्या है, अवकाश प्राप्त, वहां से रिटायरमेंट लेके कुछ यूरोपीय अधिकारी क्या करने लगे थे, किसानों पर ऐसी शर्तें लागू कर दी थी जिनकी वजह से उनको खेती करना पड़ता था, नील की खेती। ठीक है, जिससे किसानों को बिल्कुल भी लाभ नहीं होता था, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे। अप्रैल 1860 ईस्वी में 12 साल पावना, नदिया आदि में किसानों ने हड़ताल कर दी और नील बोने से इनकार कर दिया। अप्रैल 1860 में क्या है, इन स्थानों पर 12 साल हो गया, पावना हो गया और नादिया, ये स्थानों के नाम है, वहां पर क्या कर दिया, किसानों ने विद्रोह कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनसे जरा भी लाभ नहीं होता था। यानी नील बोने से भी इनकार कर दिया और वहां पर उसका हड़ताल कर दी। अंत में 1860 में क्या हुआ, 1860 में इन्होंने किया था, 1860 अप्रैल में इन्होंने हड़ताल कर दी थी, और अंत में 1860 में यानी लास्ट में जाते हुए क्या करना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को एक नील उद्योग का नियुक्त करना, एक नील आयोग नियुक्त करना पड़ा। यानी ऐसा आयोग बनाया जो क्या हो, किसान के लिए कुछ हद तक लाभकारी हो। कुछ मतलब बहुत कम भूमि में नील की फसल बोना है, बाकी अब किसान अपने हिसाब से धान वगैरह की फसल बो सकते थे। तो ये था बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। दूसरा है 1975 ईस्वी में दक्षिण के विद्रोह, यानी दक्षिण में जो विद्रोह हुआ सन 1875 में, 1975 नहीं 1875 में। इसका कारण देखो क्या था, अत्यधिक भूमि कर, यानी लगभग सब में कारण यही है, अत्यधिक भूमि कर, यानी भूमि कर बहुत ज्यादा वसूलते थे। कपास के भाव कम थे, यानी कपास जो रुई होती है उसके भाव क्या होते थे, बहुत कम मिलते थे।
ठीक है, किसानों से अधिक कर वसूला जाता है। भाव किसानों को कम मिलते थे फसलों के, जबकि उनको क्या लिया जाता था, कर बहुत अधिक लिया जाता था। साहूकार द्वारा लालच के कारण हेराफेरी, साहूकार क्या करते थे, बीच में अपने लालच के कारण हेराफेरी कर देते थे। अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे। जो अनपढ़ किसान थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनसे क्या है, ऐसे दस्तावेजों पर साइन करवा के रख लेते थे। और उसके बाद देखो 1875 में किसानों ने साहूकार के मकान व दुकानों पर आक्रमण कर हस्ताक्षर पत्रों को जला दिया। फिर क्या किया, 1875 ईस्वी में किसानों क्या हुए, उनसे तंग आकर उन्होंने क्या किया, जो साहूकार के मकान थे और उनकी दुकानें थीं, उन पर आक्रमण कर दिया और उनके जो हस्ताक्षर पत्र थे, जो उन्होंने साइन करके जो लोगों से साइन करवा लिए थे जबरदस्ती, उनको क्या कर दिया, हस्ताक्षरों को, जो कागज थे उनको जला दिया था। यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया। धीरे धीरे ये विद्रोह कहाँ तक फैल गया, अहमदनगर तक। और 1879 में सरकार द्वारा कृषक राहत अधिनियम बनाना पड़ा। फिर क्या करना पड़ा, जो कंपनी थी उसको एक कृषक राहत अधिनियम यानी किसानों की राहत के लिए एक अधिनियम बना दिया 1879 के अंदर। उसके बाद अगला है पंजाब में किसान आंदोलन, यानी पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद ऋणग्रस्त आम किसानों की भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा करना, यानी जो ऋणग्रस्त, जिन किसानों ने क्या ले रखा था, कर ले रखा था, ऋण ले रखा था, उस पर क्या किया, दूसरे लोगों को आकर वहां पर उसकी भूमि को, यानी दूसरे लोगों को दे दिया, वहां पर कब्जा करवा दिया। क्योंकि वो ऋण नहीं चुका पा रहे थे तो उनकी भूमि को क्या कर दिया, दूसरों को आवंटित कर दिया, दूसरों को दे दिया। भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम बनाया गया। फिर उसको क्या करना है, जब वहां पर किसानों ने आंदोलन कर दिया उनके खिलाफ, तो फिर क्या करना पड़ा, भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए, यानी इस जो स्थिति को रोकने के लिए क्या कर दिया, सरकार ने एक पंजाब भूमि अन्याक्रमण यानी अन्य लोगों के आक्रमण को रोकने के लिए एक अधिनियम बना दिया। उसके बाद है महत्वपूर्ण है चंपारण किसान आंदोलन। ध्यान रखेंगे, चंपारण किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के चंपारण जिले में, पहले तो ये हुआ कहाँ था, बिहार के चंपारण जिले में ये हुआ था। यूरोपियन नील के उत्पादन के लिए किसानों पर अत्याचार। यूरोपियन लोग क्या करते थे, नील के उत्पादन के लिए किसानों पर अत्याचार करते थे, जिसके कारण ये आंदोलन करना पड़ा। किसानों की वास्तविक स्थिति जांच के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद को भेजा, यानी किसानों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कि वहां की लोगों की वास्तव में स्थिति कैसी है, क्या लोग वहां बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उनको जानने के लिए राजेंद्र प्रसाद को वहां पर स्थिति को देखने के लिए गांधी जी ने वहां पर भेजा था। जून 1917 में जांच समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। और फिर क्या हुआ, जून 1917 में वहां पर भी एक अधिनियम बना दिया, चंपारण कृषि अधिनियम, जो पारित कर दिया, जो किसानों की राहत के लिए। किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती बंद कर दी गई। फिर इस नियम के जरूरत क्या है, जो किसान जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। उसके बाद अगला है खेड़ा किसान आंदोलन। यह आंदोलन बंबई सरकार के विरुद्ध था। ये किसके विरुद्ध था, बंबई जो सरकार चल रही थी, वहां पर जो सरकार थी उसके खिलाफ यह आंदोलन किया गया। इसमें भूमि कर नियमों के विरुद्ध सरकार भूमि कर मांग रही थी, यानी भूमि कर, यानी उस समय जैसे नियम तो ये था कि अगर मान लो किसी की फसल बर्बाद हो जाती है, अकाल पड़ता है, तो किसानों को भूमि कर नहीं देना। लेकिन अकाल पड़ने के बावजूद भी वहां पर क्या है, सरकार द्वारा वहां पर क्या है, कर वसूला जाता था, जिसके लिए क्या गया, 1818 में बसंत ऋतु में फसल नष्ट हो गई। यानी वहां पर क्या हुई, 1818 में जो फसल थी वो नष्ट हो गई। गांधी जी ने क्या किया, किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया। ये जो सत्याग्रह किया था 1818 में गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर किया था, जो सत्याग्रह आंदोलन कहलाता है। उसके बाद अन्य संगठित प्रयास देखो, और भी किसानों ने बहुत सारे जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में बात करते हैं। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। यानी 11 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। यानी अखिल भारतीय किसान सभा का वहां पर बैठक हुई। 1936 में बिहार के बागसात यानी स्वयं ज्योति भूमि के विरुद्ध आंदोलन, यानी 1936 में बिहार के बागसात में क्या हुआ, भूमि के विरुद्ध आंदोलन हुआ, ये भी एक आंदोलन था। इसके बाद 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभा में सत्याग्रहियों के अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया गया। यानी 18 अक्टूबर 1937 को क्या हुआ, किसान सभा ने, जो किसान सभा हुई उसने क्या किया, सत्याग्रहों के अत्याचार के विरुद्ध एक कृषक दिवस मनाया। जो सत्याग्रह मतलब जो उसके ऊपर अत्याचार करते थे उनके विरुद्ध में क्या हुआ, एक कृषक दिवस भी मनाया। जो कब मनाया, 18 अक्टूबर 1937 को। ये थे प्रमुख किसान आंदोलन।
इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक जो आंदोलन हुए उसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके निबंधात्मक पर्सन के लिए, जो तीसरे पार्ट में से निबंधात्मक पर्सन आता है उससे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करेंगे राजनीतिक आंदोलन जो 1857 से लगाकर 1919 तक जो आपके जो आंदोलन हुए उसके बारे में बात करते हैं, जो राजनीतिक आंदोलन थे उसके बारे में। तो देखो 1858 से 1919 तक वैसे देखे जाए तो ये 3 चरणों में आंदोलन थे। पहला चरण था जो 1857 से लगाकर 1905 तक था, दूसरा 1905 से लगाकर 1919 तक था, और तीसरा 1919 से लगाकर 1947 तक जिसको कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण 3 चरण थे, ठीक है, इसके राजनीतिक आंदोलन के। तो पहला बात करते हैं 1857 से 19 को 19, यानी दोनों पहले चरण इसको मिक्स करके बताए गए। 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के बाद स्वतंत्रता के संघर्ष का नेतृत्व शिक्षित वर्ग के हाथों में रखा गया। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्या हुई थी, असफल रही थी, जिसमें क्या हुआ, असफल होने के कारण फिर क्या हुआ, जो असफलता के बाद में जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो नेतृत्व था, यानी जो अगुवाई जो करने वाले लोग थे वो कौन से थे, किसके हाथों में दे दिया, जो शिक्षित वर्ग थे, यानी जो शिक्षित यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, और जो मतलब संपन्नहीन लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी वगैरह पैसे वगैरह थे, उनके हाथों में दे दिया ताकि वो अच्छे से चला सकें। इनका नेतृत्व करने वाले लोग उदारवादी नीति पर विश्वास रखते थे। अब देखो जो 3 आपको चरण बताए थे, एक 1857 से 1919 तक मेन चरण था, उसके बाद 1905 से 1919 और 1919 से 1947। तो पहला जो चरण था 1857 से 1905 तक वो था उदारवादी नीति का। उदारवादी का नीति का मतलब क्या होता है, मतलब सिर्फ बातचीत से किसी बात को सुलझाना, ठीक है, लड़ाई दंगे को छोड़कर बातचीत से किसी बात को सुलझाने वाली नीति थी इनकी, कि लोगों को ये क्या करते थे, अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण व अत्याचारों की जानकारी लोगों तक पहुंचाते थे और लोगों को संगठित करना चाहते थे। इनका जो मकसद था वो क्या करना था, जो लोग अंग्रेज अत्याचार करते थे उनको क्या करते थे, लोगों को बारे में उसकी जानकारी देते थे कि इस तरह से लोग अंग्रेज है वो अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो हम सबको एक साथ संगठित होकर उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है। तो ये उनका मेन मकसद था, जो नेतृत्व करने वाले लोग थे। उसके बाद हुई थी इंडियन लीग की स्थापना। किसकी, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में बंगाल में कुछ विद्वानों ने इंडियन लीग की स्थापना की। कब हुई, 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में बंगाल के कुछ विद्वानों ने मिलकर इंडियन लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद का भाव तथा राजनीतिक चेतना को जागृत करना था। यानी भारत के लोगों को राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति जो भाव है उसको जागृत करना, और देश के लिए जो राजनीतिक चेतना है यानी शासन अपना ही हो, ठीक है, अपने लोगों को ही शासन करे, उसके बारे में उनको जागृत करना था, उनके बारे में उनको जानकारी देना इनका जो उद्देश्य था। देखो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है वो 1876 में, यानी 1875 में इसकी स्थापना हुई। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में 1800 लोगों की बैठक हुई, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगुवाई में, यानी इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में 1800 लोग, जो मेन लोग थे, मुख्य लोग 1800 लोग, उनमें बैठक हुई तथा संगठन समान राजनीतिक विचार वाले लोगों को मंच पर लाएगा, वह जनता को संगठित करेगा। यानी जो संगठन बनाया गया वो क्या है, समान राजनीतिक विचार, एक जैसे राजनीतिक विचार वाले लोगों को मंच पर लाएगा, यानी आगे लाएगा, और उनको क्या करेगा, लोगों को संगठित करने, यानी आपस में लोगों को एकता के साथ रहने का जो बेड़ा है वो उन्होंने उठा रखा था। उसके बाद हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। किसने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जो 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इनका प्रमुख अधिवेशन शुरू हुआ। देखो इन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, ठीक है। मेन इनका ये मकसद था इसकी स्थापना करने का कि जो भारत में आपस में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नीतियां बन रही थी उसको जानने का इनका मकसद था, ठीक है। तो ये क्या करता था, अपने वहाँ से अंग्रेजों के शासन से पद त्याग कर भारत में जो इनकी स्थापना की, ताकि भारत की जो नीतियां हैं उसको ध्यान में रख सके, और भारत में जो खुद राज करने का जो चाहते थे वो उनकी इच्छा को पूरी कर सके, मतलब, और अंग्रेज वैसा शासन ही चलाते रहे।
तो 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रमुख अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें अंदर कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका अधिवेशन का 4 उद्देश्य बनाए गए। इस अधिवेशन के 4 उद्देश्य बनाए गए। क्या क्या उद्देश्य थे? पहला था राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, यानी जो राष्ट्र उन्नति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको आपस में एक दूसरे को परिचित होने का अवसर देना, यानी आपस में मिलकर क्या करें, वो परिचित हो सकें। अब कुछ लोग कहीं पर काम कर रहे हैं, कुछ कहीं पर काम कर रहे हैं, तो उनका क्या आपस में परिचय ही नहीं है, लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं, तो उनको परिचय करवाना। आने वाले वर्षों का कार्यक्रम पर विचार करना, यानी आगे आने वालों ने अपने को क्या प्लानिंग करनी है उस पर विचार करना। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना। और साथ में था अप्रत्यक्ष में यह संगठन भारतीय संसद के एक रूप ग्रहण करेगा, यानी आगे चलकर यह अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, जो संगठन है भारतीय संसद का एक रूप ग्रहण करेगा। ये इनके 4 जो उद्देश्य थे वो थे इसके बैठक के। इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस के जो चरण थे उसके बारे में। तो कांग्रेस के प्रमुख कितने चरण थे? 2 चरण, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चरण था, प्रथम चरण 1885 से 1905 तक। जो पहला चरण था 1885 से 1905 तक, इसे उदारवादी राजनीति का युग कहा जाता है। ये उदारवादी राजनीति का रूप, यानी उदारवादी आपको बताया था सिर्फ समझाकर, बिना लड़ाई दंगे के आपको समझाकर इसे नीति। इस चरण का उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि थे। ये मतलब इनकी नीति क्या थी? उदारवादी राजनीति था, ठीक है। यह तरह उदारवादी राजनीति युग भी कहा जा सकता है, ठीक है। और साथ में क्या है, इसके जो प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि इसके प्रमुख नेता थे। इसके बाद जो दूसरा चरण था कांग्रेस का, वो 1905 से 1919 तक, 1905 से 1919 तक। इस अतिवादी राजनीतिक काल कहा जाता है। इसे अतिवादी राजनीतिक काल या क्रांतिकारी राजनीतिक भी कहा जाता है, क्रांतिकारी राजनीतिक काल भी कहा जाता है। इस चरण में उदारवादी यानी गर्मपंथी कौन से होते थे? जो लड़ाई दंगों में इसमें मतलब ज्यादा ध्यान रखते थे। उग्रवादी, वो उदारवादी थे, ये उग्रवादी नेता। जिसके प्रमुख नेता कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। जैसे आपने सुना होगा लाल पाल बाल, तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों इसके ही थे, ठीक है। दूसरे चरण के गर्मपंथी नेता के प्रमुख नेता यही थे। और एक और याद रखना है, अरविंद घोष, लाल पाल बाल और अरविंद घोष। उसके बाद है स्वशासन आंदोलन। 1915 में श्रीमती एंटी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन आंदोलन शुरू किया। जो एंटी बेसेंट थे और श्रीमती एंटी बेसेंट और साथ में जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने मिलकर क्या किया? स्वशासन आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्ता की मांग लोगों तक पहुंचाना, यानी इनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्ता की मांग को लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य मेन इनका ये था। स्वशासन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था। तो ये अपने पढ़ा था, पहले अपने पढ़ा प्रमुख किसान आंदोलन, उसके बाद प्रमुख राजनीतिक आंदोलन। दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके निबंधात्मक पर्सन के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।